अवधेश और स्मृति दोनों पति पत्नी जिनके रिश्ते की मिसाल उनके सभी परिचित देते हैं, प्रेम विवाह किया था दोनों ने आज से 18 साल पहले। वो भी घर से भागकर। उस वक्त स्मृति 19 साल की थी और अवधेश 21 साल का। दोनों अलग जात के थे, इसलिए घर वाले दोनों के विवाह के लिए सहमत न हुए। पर प्यार हार मानने को तैयार न था। ऊपर से दोनों बालिंग कर लिए। भागकर विवाह, बिन ये सोचे पीछे जन्म देने वाले माँ बाप पर क्या बीतेगी। शादी के बाद अपनी नई दुनिया में दोनों खुश थे। इधर दोनों के माता पिता एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, पर इन्हें इससे क्या, उनके लिए तो उस वक्त प्यार ही सब कुछ था। तभी तो शायद कहते हैं प्यार अंधा होता है, क्योंकि प्यार में पड़े लोगों को अपने आसपास अपने अपनों की खुशी गम कुछ नहीं दिखता। दोनों की शादी के बाद स्मृति के पिता को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। आखिर लाडों से पाली बेटी का सदमा बहुत बड़ा था। इधर अवधेश जो अपने घर का इकलौता बेटा था, उसके माता पिता ज्यादा दिन बेटे से नाराज न रह सके और शादी के 6 महीने बाद उन्होंने बेटे को गर्भवती बहू के साथ अपना लिया। जैसे ही अवधेश के माता पिता ने उन्हें अपनाया, उधर सदमे से बीमार स्मृति के पिता दुनिया छोड़ गए। ये क्षति स्मृति के परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, इसलिए वह स्मृति के माफी मांगने पर भी उसे माफ न कर सके। शादी के 1 साल बाद स्मृति ने एक बेटी को जन्म दिया। जहां स्मृति इससे बहुत खुश थी, वहीं अवधेश के चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीरें घिर आई। तो क्या अवधेश को बेटे का कामना थी? इसका जवाब तो हम या आप नहीं जानते, शायद वक्त जानता हो। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। इस बीच स्मृति ने एक बेटे को भी जन्म दिया। दोनों का प्यार हर दिन बढ़ता हुआ ही नजर आता। पर जहां स्मृति अपना पीहर छूटने पर पिता की मौत का सदमा भूल नहीं पाती, वहीं अवधेश के चेहरे पर भी कभी कभी चिंता की लकीरें घिर आती, खासकर अपनी बेटी आवंती को देख। कल आवंती 18 साल की हो गई। तब से अवधेश बहुत ज्यादा परेशान था। इतना परेशान कि आज नौकरी पर भी नहीं गया था। स्मृति ये सब देख समझ रही थी, इसलिए वो बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने के बाद अवधेश के पास आई। क्या बात है अवधेश, कुछ हुआ है क्या? तुम इतने परेशान क्यों? स्मृति ने पूछा। नहीं, ओ बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अवधेश स्मृति से आंख चुराता हुआ बोला। अवधेश 19 साल के साथ में इतना तो तुम्हें जानती हूँ कि कब तुम्हारी तबीयत खराब होती है, कब तुम चिंता में होते हो। स्मृति प्यार से बोली। स्मृति, मैं आवंत की जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। अवधेश स्मृति का हाथ पकड़ते हुए बोला। क्या दिमाग खराब है? तुम्हारा बच्ची है, वो अभी 6 महीने पहले कॉलेज में कदम रखा है उसने। उसके कुछ सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है और तुम्हें उसकी शादी की लगी है। स्मृति गुस्से में बोली। मैं उसके होने वाले पति से उसके हर सपने को पूरा करने का वादा ले लूंगा, तभी उसकी शादी करूंगा। एक निश्चित रकम भी उसके नाम कर दूंगा, जिससे उसे अपनी पढ़ाई के लिए किसी का मुंह न देखना पड़े। पर मैं उसकी शादी इसी साल करूंगा। अवधेश बोला। आप आवंती को उसके जन्म से ही पसंद नहीं करते, ये बात मैं जानती हूँ, पर मैंने सोचा था आदिति के जन्म के बाद आपका मन बदल जाएगा, पर नहीं जानती थी वो तो आपके लिए बोझ है जिसे आप जल्द से जल्द उतार देना चाहते हैं। स्मृति रोते हुए बोली। स्मृति, बेफजूल की बात मत करो, ये तुम भी जानती हो मैंने आदिति और आवंती में कोई भेदभाव नहीं किया, न कभी तुम्हें आवंती के जन्म के बाद ऐसा कुछ कहा कि तुम्हें लगे मैं आवंती को पसंद नहीं करता। आज पहली बार अवधेश स्मृति के गुस्से में बोला। अगर ऐसा होता तो आप उसके सपने पूरे करने की जगह उसकी शादी का नहीं सोचते। स्मृति बोली। स्मृति, उसकी शादी कर देने की वजह ये नहीं है। अवधेश स्मृति से नजर चुराते हुए बोला। तो क्या वजह है? आपका नजर चुराना बता रहा है, वजह यही है। स्मृति उसका हाथ पकड़ उसकी तरफ देखती बोली।
मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझता। अवंती के पिता होने के नाते ये मेरा अधिकार है, समझी तुम? अवधेश गुस्से में चिल्लाया। सन्न रह गई स्मृति। 19 साल में पहली बार इस तरह हुआ था जब अवधेश और उसके विचार नहीं मिल रहे थे। जब अवधेश उस पर इस तरह चिल्ला रहा था, तुम पिता हो तो मैं भी माँ हूँ, जन्म दिया है मैंने उसे, मुझे भी हक है उसके लिए फैसले लेने का, समझे तुम? स्मृति भी गुस्से में दहाड़ी। स्मृति, तुम क्यों नहीं समझ रही? क्यों जिद कर रही हो? प्लीज मेरी बात समझो। कल से ही मैं उसके लिए लड़के की तलाश शुरू करता हूँ। कुछ लोगों से कहा भी है मैंने। अवधेश अब कुछ नर्म स्वर में बोला। अवधेश, जितना मैं तुम्हें इन 19 सालों में जान पाई हूँ, तुम आज मुझे वो अवधेश लग ही नहीं रहे। कोई तो ऐसी बात है जिसके कारण तुम्हें ये फैसला लेना पड़ा, और आपको वो बात मुझे बतानी ही पड़ेगी। स्मृति अवधेश को देखती हुई बोली। थोड़ी देर अवधेश खामोशी से स्मृति को देखता रहा। ओ स्मृति, अवंती 19वें साल में प्रवेश कर गई है और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी कल को किसी के साथ भागकर शादी कर ले। ऐसी सूरत में तुम्हारे पापा की तरह मैं भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बस इसलिए। फिर अवधेश स्मृति से नजर चुराता रुक रुक कर बोला। सन्न रह गई स्मृति। ये सुनकर उसके अतीत का एक स्याह पक्ष उसके सामने यूं रखा जाएगा, वो भी उस शख्स के द्वारा जिसके लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ा। अचानक आंसू लुढ़क आए उसके गालों पर इसमें गलत भी क्या है? अवंती की माँ होने के नाते वो भी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी वो करे जो उसने खुद किया। लेकिन इस डर के कारण क्या अपनी बेटी के सपने रौंद दे वो, और उसके हाथ में किताबों की जगह करछी पकड़ा दे? नहीं नहीं, ये तो अवंती के साथ अन्याय होगा। पर अगर अवधेश का डर सच निकल गया तो स्मृति के दिमाग में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे। अवधेश, देखो जो अतीत में हुआ वो गलत था, पर तब हमें नहीं पता था ये सब होगा। वैसे भी तब हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं थे, पर हम ऐसी सूरत में अपनी बेटी का साथ देंगे, उसकी पसंद को न करेंगे नहीं। और फिर ये जरूरी तो नहीं अवंती लव मैरिज ही करे। सिर्फ अपने डर के कारण हम अपनी बेटी के सपने तो नहीं मार सकते ना? स्मृति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। स्मृति, तुम मेरे दिल का हाल समझ नहीं रही हो। जिस दिन से अवंती पैदा हुई है मैं उसमें तुम्हारा अतीत देख रहा हूँ। हर पल मुझे लगता है जो हमने किया वो कल को हमारे ही सामने ना आ जाए। मेरे परिवार वालों ने मुझे अपना लिया था, पर तुमने न केवल अपना पीहर खोया बल्कि तुम्हारे पिता की मौत का कलंक भी तुम्हारे माथे है। माना उस वक्त हमारी गलती नहीं थी, हमने तो अपने परिवार को मनाने की कोशिश की थी, पर कहते हैं अपना किया सामने आता ही है। इसलिए मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो अवंती ऐसे शख्स को पसंद करे जो हमें उसके लिए उपयुक्त ना लगे। तब अवधेश दुखी स्वर में बोला। हम ऐसी सूरत में अवंती को समझाएंगे, उसे ऊंच नीच का वास्ता देंगे। स्मृति कहने को कह गई पर फिर चुप हो गई, क्योंकि समझाया तो उसके माता पिता ने भी था उसे, पर क्या वो समझी थी? वो सोचने लगी, काश उस वक्त माँ पापा हमारा प्यार समझ पाते तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। मम्मी पापा, आप लोग बेफिक्र रहिए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप लोगों का शर्म से सिर झुके। मेरे लिए मेरे सपने और मेरे अपनों से बढ़कर न आज कोई है न कल होगा। बस आपसे हाथ जोड़ विनती करती हूँ, मुझे मेरे सपने पूरे करने का हक दे दीजिए। बदले में मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, जैसे मेरी शादी का हक आज आपको है, कल भी आपको ही होगा। तभी वहां अचानक अवंती आई और हाथ जोड़ बोली, बेटा तुम यहाँ अचानक? उसे सामने देख स्मृति बोली, मम्मी आज कॉलेज की एक टीचर का स्वर्गवास हो गया, इसलिए छुट्टी हो गई और मैं लौट आई। यहाँ से गुजरते मैं पापा के मुंह से अपनी शादी की बात सुनी तो खुद को रोका ना पाई और आप दोनों की बातें सुन ली मैंने। अवंती निगाह झुकाकर बोली। अवधेश ध्यान से बेटी को देखने लगा। उसे अभी भी अवंती वही छोटी सी मासूम सी बच्ची नजर आ रही थी।
जो उसे देखते ही दौड़ी आती थी। उसके मन में बेटी के लिए स्नेह उमड़ने लगा। उसका मन किया दौड़कर बेटी को गले लगा ले और उसे कहे, क्यों चिंता करती है तू, तेरा पापा है ना। पर धीरे धीरे उसे अवंती में स्मृति नजर आने लगी। 19 साल पहले की स्मृति गले में जयमाला पहने, उसका हाथ पकड़े, निडरता से अपने पिता की आंख में आंख मिलाए, कहते हुए, पापा हमने प्यार किया और फिर शादी की, इसमें क्या गलत है। हम बालिग हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अचानक अवधेश के चेहरे पर स्नेह की जगह शक्ति आने लगी। उसकी मुट्ठियां क्रोध में भींचने लगी। माँ बाप की बातें छिपकर सुनते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें। इस घर में तुम्हारे बड़े बैठे हैं, फैसला लेने को तुम मत बताओ हमें क्या करना है क्या नहीं, समझी। तुम चलो अभी अपने कमरे में जाओ। अवधेश गुस्से में चिल्लाया और फिर वहां से उठकर बाहर चला गया। स्मृति और अवंती भौचक्की रह गई। अब घर में अजीब माहौल था। अवधेश पर बस एक धुन सवार थी कि जल्द से जल्द अवंती की शादी करनी है। स्मृति खुद को बेटी को कसूरवार समझ नहीं पाई रही थी। न वो उस वक्त ऐसे शादी करती, न उसकी बेटी को आज ये सब झेलना पड़ता। उधर आदिति ने भी पिता को समझाने की कोशिश की, पर अवधेश ने उसे बच्चा बोल चुप करा दिया। कहाँ जा रही हो तुम? अगले दिन अवंती को तैयार देख अवधेश बोला, पापा कॉलेज। अवंती डरते डरते बोली, क्योंकि अब उसे अवधेश से डर ही तो लगता था। अब अवंती वो बचपन की मासूम गुड़िया तो थी नहीं जो पापा के चेहरे से भाव समझे देखे बिना पापा की गोद में चढ़ने को मचले। अब वो एक 18 साल की युवती थी जिसके पापा अपने बीते कल के डर के कारण उसका आज और आने वाला कल नहीं देख रहे थे, या यूं कहो तबाह कर रहे थे। कितने शौक से उसने कॉलेज में कदम रखा था, ढेरों सपने थे आंखों में कि पढ़ लिख कर पैरों पर खड़ी होगी, पर उसके सपनों को अभी तो उड़ान भी ना मिली थी कि उसके पंख कतरे जा रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब जो करना है अपने घर जाकर करना। अवधेश बिना बेटी की तरफ देखे बोला। अवंती बिना कुछ बोले रोती हुई अपने कमरे में आ गई। बेचारी बोलती भी क्या, वो तो ऐसे जुर्म की सजा पा रही थी जो उसने किया भी नहीं। जुर्म तो खुद अवधेश और स्मृति ने भी नहीं किया था, पर हाँ जल्दबाजी जरूर की थी। अगर वो लोग थोड़ा रुक कर अपने माता पिता को समझाते तो शायद वो लोग मान भी जाते। तब उन दोनों का अतीत सुखद होता। तब अवधेश का वर्तमान एक डर से में नहीं बीत रहा होता, न ही तब अवंती का भविष्य अंधकारमय होता। अवधेश और स्मृति की एक नासमझी ने उनसे जुड़े रिश्तों का कल आज और कल बिगाड़ दिया। स्मृति तो गूंगी गुड़िया बन गई थी। जिस प्यार पर वो 19 साल से गुमान कर रही थी, वो प्यार आज उसे अपनी बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा था। बेटी को सब बात मालूम हो जाने के बाद तो वो उससे नजरें मिलाने से भी बच रही थी। जिस घर में खुशियां रहती थी वहां अब मायूसी पसरी थी। अवंती के दादा दादी भी बेटे के आगे खामोश थे, या यूं कहो उनकी खामोशी मौन स्वीकृत थी। देखिए, आप एक बार फिर से अपने फैसले के बारे में सोच लीजिए, ये हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। रात को किसी तरह स्मृति अवधेश से बोली, मैंने जो फैसला किया है वो हमारी बेटी और इस घर दोनों के लिए उचित है। अब सो जाओ, सुबह तैयारी भी करनी है सारी। अवधेश से बोल मुंह फेर कर सो गया, पर स्मृति को सारी रात नींद नहीं आई। काश कोई ऐसी शक्ति होती जिससे साओ अपना अतीत बदल पाती, पर ऐसा मुमकिन कहाँ होता है। वो तो अपनी बेटी के लिए कोई ठोस कदम उठाने की हालात में भी नहीं है, क्योंकि ना तो उसका मायका उसका है, न वो इतनी पढ़ी हुई कि खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। अवधेश की बात चुपचाप मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं था, पर इसके लिए वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। स्मृति अवंती को तैयार रखना, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। अगली सुबह अवधेश पत्नी से बोला। स्मृति ने बिना बेटी से निगाह मिलाए उसे तैयार किया। अवंती भी एक
चाबी भरने वाली गुड़िया की तरह चलती जा रही थी, मानो उसने खुद को परिस्थितियों के हवाले कर दिया था। हमें लड़की पसंद है और हम जल्द से जल्द विवाह करना चाहते हैं। लड़के वालों के इस वक्त ने माँ बेटी दोनों को चौंका दिया। जी, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, अगर आपको सही लगे तो। अवधेश पत्नी की तरफ देखते हुए लड़के के पिता से बोला। जी बोलिए। लड़के के पिता ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। जी, असल में अवंती शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, पर आप फिक्र मत कीजिएगा, उसके लिए मैं एक रकम उसके नाम से जमा कर दूंगा। अवधेश बोला। देखिए भाई साहब, हमें बहू ऐसी चाहिए जो घर संभाल सके, ऐसी नहीं जो सुबह सज धज कर कॉलेज निकल जाए। अगर आपको बेटी को पढ़ाना ही है तो खुद पढ़ा लीजिए, और अगर शादी करनी है तो पढ़ाई भूल जाइए। इस बार लड़के की माँ बोली। उनकी बात सुनकर अवंती और स्मृति की आंखों में आंसू आ गए। अवधेश भी समझ नहीं पाया क्या जवाब दें। आप सोच लीजिए, फिर हमें बता दीजिएगा, अभी हमें इजाजत दीजिए। लड़के के पिता अवधेश को खामोश देख बोला। अवधेश ने लड़के वालों को विदा किया और अपने कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई और सपने में उसे नन्ही अवंती नजर आई, जो पहली बार स्कूल जा रही है, वो भी हंसते हंसते। खुद अवधेश ने उसके हाथ में बैग पकड़ाया था। स्कूल की पोशाक पहने अवंती, छोटे छोटे काले जूते पहने अवंती, धीरे धीरे वही अवंती अब उसे बड़ी नजर आने लगी। उसने खुद बेटी के हाथ से बस्ता छीन उसे बेलन और करछी पकड़ा दी। स्कूल ड्रेस की जगह साड़ी ने ले ली और पैरों में जूते की जगह बेड़ियां डाल दी उसने। आंसुओं में भीगी अवंती उसके घर से विदा हो रही है। जा रही हूँ पापा, आपसे दूर, बहुत दूर, शायद फिर कभी वापस न आऊं। आप ये समझ लेना। बेटी को डोली में नहीं, अर्थी पर विदा कर दिया। जाती हुई अवंती ने अंतिम वाक्य ही बोले और वो दूर दूर, बहुत दूर जाती जा रही है। अवंती, अवंती बेटा, अवंती रुको, ऐसे ना जाओ। अचानक अवधेश उठ बैठा। पसीने से लथपथ अवधेश चारों तरफ देख रहा है। पापा, पापा, क्या हुआ आपको? अवंती पिता की आवाज सुन भागती हुई आई। पीछे पीछे स्मृति भी थी। बेटी को सामने देख अवधेश उठ खड़ा हुआ और जोर से बेटी को सीने से लगा लिया, मानो वो सच में उससे हमेशा को दूर जा रही है। उसकी आंख में आंसू थे, पर बेटी को सीने से लगा इतने दिन से जो चेहरे पर कठोरता थी वो कहीं गायब थी। उसने बेटी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसका माथा चूम लिया, ठीक वैसे ही जैसे जब पहली बार स्कूल छोड़ते हुए चूमा था। अवंती ने जब से होश संभाला, पापा के प्यार को इतने करीब से कभी महसूस नहीं किया, इसलिए वो भी जार जार रो दी। तब तक आदित्य और उसके दादा दादी भी वहां आ गए थे। मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा, ए बोल। अवधेश ने फिर से बेटी को गले लगा लिया। क्या हुआ है आपको? कोई सपना देखा है क्या? स्मृति उसके पास आ बोली। नहीं स्मृति, सपना नहीं देखा, बल्कि एक सपने से जागा हूँ, गहरी नींद से जागा हूँ और अब सब साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ। अवधेश बोला। तभी उसके फोन की घंटी बजी, जिस पर लड़के के पिता का नंबर चमका। नहीं भाई साहब, अभी मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, अभी वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। जी, आप अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता देख लीजिए। अवधेश ने एक कह फोन काट दिया। स्मृति और अवंती को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या कह रहा है तू बेटा? अवधेश की माताजी हैरानी से बोली। सही कह रहा हूँ माँ, आज एक पिता का प्यार जीत गया और उसका डर खत्म हो गया। मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता, कोई पिता अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। जो हुआ नहीं उसके डर में अब तक बहुत तड़प लिया, खुद भी और अपनी बेटी को भी बहुत तड़पा लिया, लेकिन अब नहीं, वह वही होगा जो सही है। अवंती अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपने फैसले खुद करेगी। मैं स्मृति के पिता की तरह अपनी बेटी की खुशियों के आड़े अपना अहंकार या जात पात नहीं आने दूंगा। वो जिसे पसंद करेगी उसके दिल से अपना लूंगा, फिर तो मेरे डर का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, है ना माँ? अवधेश बोला। पापा, आपकी बेटी आपसे वादा करती है वो आपका सिर कभी नहीं झुकने देगी। अव्वल तो मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी।
लेकिन अगर मुझे कोई पसंद भी आता है तो मेरा विश्वास कीजिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा और आपकी हाँ या ना दोनों का मान रखूंगी, पर कभी भी आपको कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अवंती पिता की बात सुन हाथ जोड़ बोली। आज इतने सालों में पहली बार अवंती खुलकर अपने मन की बात बोल पाई थी, वरना तो उसे पिता से डर ही लगता था। मुझे तुझ पर यकीन है बेटा, कोई बेटी अपने माँ बाप का बुरा नहीं चाहती, बस हालात ऐसे हो जाते हैं। स्मृति और मैंने भी कहाँ सोचा था हमारे फैसले का ये परिणाम होगा, वरना शायद हम वो कदम ही ना उठाते। स्मृति, तुम मुझे माफ कर दो, इन दिनों तुम्हें भी मैंने बहुत कष्ट दिया है, जबकि अतीत में जो अनजाने में हमसे गुनाह हुआ उसके जिम्मेदार हम दोनों हैं। तुम अकेली नहीं, फिर भी सजा तुम अकेली भुगत रही हो, अपना मायका खो दिया तुमने, सारी जिंदगी को एक कलंक लग गया तुम्हारे माथे। अवधेश बेटी से बोल पत्नी की तरफ घूमा और उससे माफी मांगी। स्मृति तो बस जार जार रो रही थी, उसके आंसू एक तरफ तो बेटी का भविष्य बचने के कारण खुशी के थे, दूसरी तरफ इस अफसोस के थे काश उसने पिता को समझाया होता, काश उसके पिता ने उसे समझा होता। अवधेश ने आगे बढ़ पत्नी और बेटी दोनों को गले लगा लिया। दोस्तों, प्यार करना गलत नहीं, ना प्रेम विवाह गलत है, पर माँ बाप को दरकिनार कर अपने फैसले खुद लेना गलत है। उससे भी गलत है अपने अतीत के फैसले को अपने बच्चों से जोड़कर देखना और उनके भविष्य से खेलना। यहाँ अवधेश को वक्त रहते समझ आ गई, वरना अवंती की बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद होता। वही दूसरी तरफ माता पिता का भी फर्ज है बच्चों की खुशियों को देखे समझे, और अगर उन्होंने अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी चुना है तो उनकी खुशियों में शामिल हो, उन्हें अपना आशीर्वाद दें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।